स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम रिलेटिव एटॉमिक मास को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, हम ये देखेंगे कि किसी भी सब्सटेंस को मेजर करने के लिए हमें स्टैंडर्ड की ज़रूरत क्यों होती है। फिर हम ये देखेंगे कि एटम को मेजर करने के लिए हम किस चीज़ को एज अ स्टैंडर्ड कंसीडर करते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम रिलेटिव आइसोटोपिक मास और आइसोटोपिक अबंडेंस के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करेंगे। और आपकी बुक के अंदर मौजूद इस टॉपिक में न्यूमेरिकल्स और साइड बॉक्स न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज अबी हिजाज एंड यू गाइस आर वाचिंग इनोवेटिव साइंस बाय अबी हिजाज। स्टूडेंट्स, आज हम रिलेटिव एटॉमिक मास को स्टार्ट करने से पहले रिलेटिव मास के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप किसी दुकानदार के पास जाएं और जाकर आप उससे 1 किलो फ्रूट्स लें, तो दुकानदार आपको अंदाज़ा लगाकर नहीं बताता कि आपके 1 किलो फ्रूट्स पूरे हो चुके हैं, बल्कि वो क्या करता है, उसके पास स्टूडेंट्स ये इस तरह का एक बैलेंस होता है जिसे हम उर्दू में तराजू भी कहते हैं। वो एक तरफ फ्रूट्स रखता है और दूसरी तरफ स्टोन रखता है जो कि 1 किलो के इक्वल होता है। यानी कि किसी भी चीज़ का वेट मेजर करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट वो मस्ट होती है, वो ज़रूरी होती है किसी भी सब्सटेंस के वेट को मेजर करने के लिए। अब स्टूडेंट्स, हम बात करें तो ये जो 1 kg स्टोन है, ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड की हेल्प से हमने इन फ्रूट्स का वेट वो मेजर किया। और इन फ्रूट्स का वेट स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिलेटिव मास है, क्योंकि हमने इसे रिलेट किया, इसे कंपेयर किया हमने स्टैंडर्ड की मास से। ठीक है, तो अब ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि रिलेटिव मास क्या होता है। रिलेटिव मास ऐसा मास होता है जिसे हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड से रिलेट करते हैं, स्टैंडर्ड से उसके साथ मवाजना करते हैं। अब अगर हम स्टूडेंट्स एक बैलेंस लें, उसके एक तरफ हम कार्बन के एटम को रख दें और दूसरी तरफ एज अ स्टैंडर्ड हम उसी स्टोन के रख दें जिसका वेट 1 kg था, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या एटम की मास को मेजर कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि हमारे पास स्टोन का मास इतना ज़्यादा है कि एटम का मास उसके मुकाबले में बहुत 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 कम है। बैलेंस की जो ये वाली साइड है स्टूडेंट्स, राइट साइड है हमारे पास, वो डाउनवर्ड मूव कर जाएगी क्योंकि एटम हमारे पास एक्सेसिवली छोटा है। ठीक हो गया? एटम इज सो स्मॉल दैट इट इज नॉट जनरली मेजर इन किलोग्राम्स और ग्राम्स। बेसिकली एटम का साइज हमारे पास इतना छोटा है कि हमारे पास किलोग्राम्स वो बहुत ज़्यादा वेट है। तो स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से एटम के मास को मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, दोबारा से हमने एक बैलेंस लिया, उसकी एक तरफ स्टूडेंट्स हमने कार्बन एटम को रख दिया और दूसरी तरफ भी स्टूडेंट्स हमने इसी कार्बन एटम को रख दिया। अब हमने क्या देखा कि ये दोनों हमारे पास जो साइड्स हैं ये इक्विलिब्रियम में है, इनका मास सिमिलर है। इस बात से स्टूडेंट्स हमें ये पता चला कि एटम के मास को मेजर करने के लिए हमें कोई एटम ही रिक्वायर्ड है एज अ स्टैंडर्ड। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे मूव करते हैं कि हमने किस एटम को एज अ स्टैंडर्ड चूज किया। तो स्टूडेंट्स, वो एटम जिसे हमने एज अ स्टैंडर्ड कंसीडर किया वो कार्बन 12 ही है। बेसिकली साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने इस कार्बन 12 के 12 पीसेस कर दिए, यानी इस कार्बन 12 को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और जब उन 12 पार्ट्स को एक साइड पे रखा बैलेंस किए और दूसरी साइड पे कार्बन 12 के एटम को रखा, तो स्टूडेंट्स ये दोनों वो इक्वल थे। यानी कि जितना मास कार्बन 12 का है उतना ही मास इन 12 डिवाइडेड पार्ट्स का भी है। अब स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, कार्बन 12, 13 और 14। बेसिकली हमने कार्बन 12 को चूज़ किया एज अ स्टैंडर्ड क्योंकि ये हमारे पास वो आइडियल एटम था स्टैंडर्ड चूज़ करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम ये बात करते हैं कि हम कार्बन के एटम को कार्बन 12 क्यों कहते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, कार्बन का हमारे पास जो मास नंबर है वो है 12, इसीलिए हम इसे कार्बन 12 कहते हैं। हमें पता है कि मास नंबर वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर का सम होता है। और कार्बन के केस में स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और 6 + 6 हमारे पास 12 हो गए, इसीलिए हम इसे कार्बन 12 कहते हैं। पहले शेल में स्टूडेंट्स हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और दूसरे शेल में स्टूडेंट्स हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ये है हमारे पास कार्बन 12 के बेसिकली एटम का स्ट्रक्चर। अब स्टूडेंट्स, हम इन 12 बेसिकली यूनिट्स में से अगर एक यूनिट को देखें तो इसे स्टूडेंट्स हम कहते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। यानी कि स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन 12 है ये हमारे पास क्या बन चुका है, एक स्टैंडर्ड बन चुका है। अगर हमने अब किसी भी एटम का मास फाइंड आउट करना होगा तो हम स्टैंडर्ड के तौर पर कार्बन 12 के यूनिट्स को यूज़ करेंगे। उस न्यू यूनिट को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 1.673 × 10⁻⁻27 किलोग्राम्स।
स्टूडेंट्स, ये वैल्यू इतनी छोटी है कि अगर हम इसे पॉइंट्स के बगैर लिखें तो 0 के बाद 26 जीरोस आ जाते हैं, यानी कि बहुत 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 छोटी है। इसीलिए हमने इसे जो किलोग्राम्स में लिखने की बजाय एटॉमिक मास यूनिट में लिख लिया। लेकिन ये इसका यूनिट नहीं है, एटम के मास का यूनिट नहीं है। हम इसे सिर्फ डिनोट करने के लिए लिखते हैं कि ये हमारे पास एटम का मास है। स्टूडेंट्स, अब हम इन सारी बातों को रिवाइज करते हैं। उसके अलावा एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्मूला को भी देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कार्बन 12 का एक सिंगल एटम है। स्टूडेंट्स, इसको हमने 12 पार्ट्स या फिर 12 यूनिट्स में डिवाइड कर लिया। ये है हमारे पास 12 यूनिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। स्टूडेंट्स, ये क्या है? हमारे पास 12 यूनिट्स ऑफ कार्बन। स्टूडेंट्स, अब इनमें से जो एक यूनिट है, अगर हम इसको ले लें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बेसिकली 1 एटॉमिक मास यूनिट है। यानी कार्बन 12 के 12 यूनिट में से एक यूनिट हमारे पास क्या है? 1 एटॉमिक मास यूनिट। और स्टूडेंट्स, ये जो यूनिट है ये अब एज अ स्टैंडर्ड यूज होगा किसी भी एटम के मास को मेजर करने के लिए। और 1916 में साइंटिस्ट ने जो है कार्बन के एक यूनिट को एज अ स्टैंडर्ड कंसीडर किया था। तो स्टूडेंट्स, 1 एटॉमिक मास यूनिट बिल्कुल उसी तरह स्टैंडर्ड है जिस तरह ये स्टोन स्टैंडर्ड था फ्रूट्स का वेट मेजर करने के लिए। यानी कि अब अगर हमने किसी भी एटम का मास मेजर करना होगा तो हम कार्बन 12 के 1 एटॉमिक मास यूनिट को एज अ स्टैंडर्ड यूज करेंगे। 1 एटॉमिक मास यूनिट की स्टूडेंट्स अगर हम वैल्यू की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या थी? 1.673 × 10⁻27 किलोग्राम। तो ये था हमारे पास 1 एटॉमिक मास यूनिट का कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स, अब हम रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। इट इज द मास ऑफ एन एटम कंपेयर टू द कार्बन स्टैंडर्ड। अगर हम किसी भी एटम के मास को कार्बन से कंपेयर करें, कार्बन से रिलेट करें, तो वो क्या है? हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास है। स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल्स को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, बैलेंस की एक तरफ हम लोगों ने हाइड्रोजन एटम को रखा और स्टूडेंट्स जैसे ही हमने दूसरी तरफ कार्बन एटम के एक यूनिट को रखा तो यहाँ हमें इक्विलिब्रियम नजर आया। यानी कि हाइड्रोजन का जो एटम है उसका मास कार्बन के एक यूनिट के बराबर है। मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ कार्बन एटम। अगर हम कार्बन एटम के एक यूनिट को ले लें तो उसका मास जो है वो हाइड्रोजन के बराबर है। यहाँ स्टूडेंट हाइड्रोजन का जो मास है वो क्या है? रिलेटिव मास। और कार्बन का जो मास है यहाँ क्या है? स्टैंडर्ड, एज ए स्टैंडर्ड है। क्योंकि हम हाइड्रोजन के मास को कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड से, तो ये हमारे पास क्या हुआ? रिलेटिव मास। पॉइंट्स में एग्जैक्ट देखें तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन का जो मास है वो हमारे पास 1.007 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल है। स्टूडेंट्स, अब दूसरी एग्जांपल को देखते हैं। दोबारा से हमने एक बैलेंस ले लिया। उसकी एक तरफ स्टूडेंट्स हमने सल्फर एटम लिया और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स जैसे ही हमने कार्बन 12 के 12 यूनिट्स को रखा, स्टिल हमारे पास यहाँ स्टेबिलिटी नहीं आई और हमारे पास जो सल्फर वाली साइड है यानी कि लेफ्ट साइड वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। स्टूडेंट्स, दोबारा से हमने फिर कार्बन 12 के 10 यूनिट्स को रखा, स्टिल यहाँ हमें फ्लक्चुएशन नजर आ रही थी और हमारे पास अगेन ये जो सल्फर वाली साइड है यानी कि लेफ्ट साइड ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। स्टूडेंट्स, दोबारा हमने कार्बन 12 के 7 यूनिट्स को ऐड किया, स्टिल यहाँ हमारे पास जो है यानी कि बैलेंस एक क्रिएट नहीं हुआ और दोबारा से हमारे पास सल्फर वाली जो हमारे पास लेफ्ट साइड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। यानी कि अभी तक सल्फर का जो वेट है वो ज्यादा है कार्बन 12 के यूनिट से। स्टूडेंट्स, दोबारा से फिर हमने कार्बन 12 के 3 यूनिट्स को ऐड किया और जैसे ही हमने 3 यूनिट्स को ऐड किया तो हमारे पास सल्फर का मास जो है वो कार्बन 12 के यूनिट्स के बराबर आ गया, जिससे हमें ये पता चला कि सल्फर के एक एटम का मास जो है वो कार्बन के 32 यूनिट्स के बराबर है। मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32 यूनिट्स ऑफ कार्बन एटम। अगर हम कार्बन एटम के 32 यूनिट ले लेते हैं तो हमारे पास वो सल्फर के मास के इक्वल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर हम एग्जैक्ट मास देखें कितना है, 1 atom of sulfur 32 has a mass of 31.9 atomic mass unit। राउंड ऑफ करेंगे तो एग्जैक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी एटम का मास स्टैंडर्ड के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट रिलेटिव एटॉमिक मास का। उसके साथ साथ स्टूडेंट हम लोगों ने आपकी बुक में मौजूद एग्जांपल्स को भी डिस्कस कर लिया, हाइड्रोजन और सल्फर। स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, हाउ वुड यू कंपेयर द मासेस ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। हमसे पूछा जा रहा है कि हम किस तरह से मैग्नीशियम और क्लोरीन के मास को कंपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मैग्नीशियम और क्लोरीन के मास को कंपेयर करने से पहले मैग्नीशियम और क्लोरीन का मास फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि जब भी हमने किसी भी एटम का मास मेजर करना होता है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम का,
तो हम उसे किस तरह मेजर करेंगे, हम उसे कार्बन के साथ कंपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बैलेंस की एक साइड पे हम लोगों ने मैग्नीशियम ले लिया और यहाँ हमारे पास जो है, जैसे ही हमने स्टूडेंट्स कार्बन एटम की 10 यूनिट्स को ऐड किया, स्टिल हमारे पास यहाँ बैलेंस क्रिएट नहीं हुआ। दोबारा से स्टूडेंट्स हमने कार्बन एटम की 6 यूनिट्स को ऐड किया, स्टिल बैलेंस क्रिएट नहीं हुआ। स्टूडेंट्स, दोबारा से हमने कार्बन एटम की 5 यूनिट्स को ऐड किया और दोबारा से हमें कोई बैलेंस देखने को नहीं मिला। फिर हमने 2 यूनिट्स को ऐड किया, स्टिल हमें कोई बैलेंस देखने को नहीं मिला। स्टूडेंट्स, लास्ट पे हमने एक एटम को जो है कार्बन की 1 यूनिट को ऐड किया और यहाँ हमें बैलेंस जो है वो देखने को मिला, यानी कि मैग्नीशियम और कार्बन की यूनिट्स जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गए। अब टोटल हमने स्टूडेंट्स मैग्नीशियम के बेसिकली 24 यूनिट यहाँ ऐड किए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम कार्बन एटम की 24 यूनिट को ले लें तो उसका मास मैग्नीशियम के मास के बराबर है। अब हम किस तरह से कंपेयर करेंगे, मैग्नीशियम की मास को हम डिवाइड कर देंगे कार्बन के मास से। तो आपने 24.30 को डिवाइड किया 12.01 से, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आया वो 2.02 था। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्लोरीन के बारे में। तो सबसे पहले तो हम क्लोरीन का मास को फाइंड आउट करते हैं। बैलेंस की एक साइड पे स्टूडेंट्स हमने क्लोरीन का एटम ले लिया और स्टूडेंट्स दूसरी साइड पे हम लोगों ने कार्बन के 12 यूनिट्स को ऐड किया, स्टिल फ्लक्चुएशन थी। दोबारा से स्टूडेंट्स हम लोगों ने कार्बन के 10 यूनिट्स को ऐड किया और कोई बैलेंस अभी क्रिएट नहीं हुआ। फिर हमने स्टूडेंट्स कार्बन के 7 यूनिट्स को ऐड किया और अभी तक यहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन क्रिएट नहीं हुई। स्टूडेंट्स, दोबारा से हमने कार्बन के 3 यूनिट्स को ऐड किया और स्टिल जो है हमें बैलेंस कंडीशन नहीं मिली। दोबारा से स्टूडेंट्स हमने 1 यूनिट को ऐड किया तो हमें यहाँ बैलेंस देखने को मिला, यानी कि जब हमने कार्बन के 35 यूनिट्स को डाल दिया तो फिर उसका मास जो है वो क्लोरीन एटम के इक्वल हो गया। जिसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि क्लोरीन का मास हमारे पास क्या है, 35। ठीक है, तो बेसिकली हम क्लोरीन के मास को डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली हम क्लोरीन के मास को कार्बन के मास के साथ डिवाइड कर देंगे। 35.45 को स्टूडेंट्स हमने डिवाइड किया कार्बन के मास 12.01 के साथ। अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो आंसर आया वो 2.95 आ गया। अब स्टूडेंट्स, आपने इन दोनों के मास को जो है जहन में रखना है कि मैग्नीशियम का हमारे पास क्या मास निकला था जब हमने इसे कार्बन से कंपेयर किया था और क्लोरीन का क्या मास निकला था जब हमने उसे कार्बन से कंपेयर किया था। अब हम आगे मूव करते हैं और कंपेयर करते हैं मैग्नीशियम को क्लोरीन के साथ। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली मैग्नीशियम का मास जो है वो 2.02 टाइम हैवियर है कार्बन के एटम से। उसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्लोरीन का मास है वो 2.95 टाइम हैवियर है कार्बन के एटम से। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे मूव करते हैं और क्लोरीन के मास को मैग्नीशियम के मास के साथ कंपेयर करते हैं। तो बेसिकली क्लोरीन का मास स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आया था, 35.45 और मैग्नीशियम का मास आया था हमारे पास 24.30। हमने जब इन्हें आपस में डिवाइड किया तो स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंस आया 1.46 का, जिसका मतलब ये है कि क्लोरीन का एटम 1.46 टाइम हैवियर है मैग्नीशियम के एटम से। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपके जो हमारे पास क्वेश्चन है, साइड बुक्स क्वेश्चन, उसका आंसर कंप्लीट होता है और अब आपको कॉन्सेप्ट की भी समझ आ गई होगी। अब हम आगे मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आइसोटोप्स वाले लेक्चर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं कि जिनके आइसोटोप्स होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके आइसोटोप्स होते हैं स्टूडेंट्स, हम उनका रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम उनके लिए एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं। आपकी बुक में स्टूडेंट्स ये मिस्टेक है, उन्होंने एवरेज एटॉमिक मास को रिलेटिव एटॉमिक मास लिख दिया, जबकि हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास से बिल्कुल डिफरेंट है। एवरेज एटॉमिक मास को स्टूडेंट्स हम वहां यूज करते हैं जब एलिमेंट्स के आइसोटोप्स प्रेजेंट हो। अब स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम एवरेज एटॉमिक मास को फाइंड आउट करते हैं। आप इस मिस्टेक को जो है अपनी बुक में करेक्ट कर लें। तो बेसिकली हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स जिनके आइसोटोप्स होते हैं, हमें पता है आइसोटोप स्टूडेंट्स उनके मासेस डिफरेंट होते हैं न्यूट्रॉन नंबर के चेंज होने की वजह से। फॉर एग्जांपल, जो पहला आइसोटोप है वो बिल्कुल लाइटेस्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो दूसरा आइसोटोप है हमारे पास उसका वेट जो है वो पहले से ज्यादा है। ठीक है, और जो तीसरा आइसोटोप है वो सबसे ज्यादा हैवीएस्ट है। अब इन तीनों के मैसेज अलग है, इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रिलेटिव आइसोटोपिक मैसेज। इसे क्या कहते हैं हम, रिलेटिव आइसोटोपिक मैसेज। अब स्टूडेंट्स, ये जो आइसोटोप्स हैं इनकी अबंडेंस होती है। अबंडेंस हम कहते हैं बेसिकली कि कौन सा आइसोटोप इन्वायरमेंट में कितनी मिकदार में प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटोपिक अबंडेंस। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि ये जो हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट कर लेते हैं कि ये जो आइसोटोप है ये हमारे पास किस एटम के हैं, कार्बन एटम के आइसोटोप है। तो जो कार्बन का पहला आइसोटोप है उसका मास क्या होगा,
रिलेटिव आइसोटोपिक मास और उसकी अबंडेंस क्या होगी, यानी कि वो इन्वायरमेंट में कितनी मिकदार में, कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है, ये उसकी आइसोटोपिक अबंडेंस होगी। तो पहला आइसोटोप कितनी मिकदार में प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ आपको जो चार्ट में ब्लू एरिया नजर आ रहा है ये 10% शो कर रहा है, यानी कि जो पहला आइसोटोप है वो इन्वायरमेंट में 10% प्रेजेंट है। दूसरा आइसोटोप देखें, उसका मास क्या है, M2 हमारे पास क्या है, रिलेटिव आइसोटोपिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप। उसकी अबंडेंस स्टूडेंट देखें 20%, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में जो आइसोटोप नंबर 2 है वो 20% अवेलेबल है। अब स्टूडेंट्स तीसरे आइसोटोप पे आ जाए, तो तीसरा आइसोटोप का जो मास है वो क्या है हमारे पास, रिलेटिव आइसोटोपिक मास ऑफ थर्ड आइसोटोप, ठीक है। और स्टूडेंट्स उसकी जो हमारे पास अबंडेंस है वो क्या है, वो है 30%, यहाँ आप देख सकते हैं। तो अगर हम रिलेटिव आइसोटोपिक मास और रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंस को स्टूडेंट्स हम इसे मल्टीप्लाई कर दें और इन सबको प्लस कर दें, तो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम फॉर्मूला को देखते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास का हमारे पास क्या फॉर्मूला है। M1 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, पहले आइसोटोप का मास, ठीक है। P1 हमारे पास क्या है, पहले आइसोटोप की अबंडेंस, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या किया, M2 लिया, M2 क्या है हमारे पास, दूसरे आइसोटोप का मास, और P2 क्या है, दूसरे आइसोटोप की अबंडेंस। फिर हमने स्टूडेंट्स क्या लिया, यहाँ दोबारा से हमने लिया तीसरे आइसोटोप का मास और उसकी अबंडेंस, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया और इन्हें आपस में प्लस कर दिया और डिवाइड कर दिया 100 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। M हमारे पास क्या शो करता है, दोबारा से देख लें, रिलेटिव आइसोटोपिक मास, यहाँ एटॉमिक मास लिखा है, ये आइसोटोपिक मास है, ठीक है। और P क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास आइसोटोपिक अबंडेंस। स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसे आपने अच्छे से करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और इस टॉपिक में से बहुत से हमारे पास न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें भी आगे सॉल्व करेंगे। बस आपने एक बात याद रखनी है कि हम जो है ऐसे एलिमेंट्स जिनके आइसोटोप्स होते हैं, हम उनके लिए रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं, एवरेज एटॉमिक मास लिखते हैं, ठीक हो गया। ये उसका फॉर्मूला था और ये सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको उसकी दे दी। मुझे उम्मीद है कि अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम आगे मूव करते हैं, इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आइसोटोप की डेफिनेशन से। Atom of the same element having the same number of proton but different number of neutron is called isotope। हमें ये बताया जा रहा है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका प्रोटॉन नंबर सिमिलर होता है लेकिन न्यूट्रॉन नंबर वेरी करता है, वो हमारे पास क्या है, आइसोटोप्स हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कि रिलेटिव आइसोटोपिक मास क्या होता है। तो स्टूडेंट्स रिलेटिव आइसोटोपिक मास की अगर हम बात करें तो उन तमाम आइसोटोप्स का क्या मास है, वो हमारे पास क्या है, रिलेटिव आइसोटोपिक मास। The mass number of these isotope is called a relative isotopic mass। अब आइसोटोपिक अबंडेंस क्या है, इन्हीं आइसोटोप्स की अबंडेंस, यानी कि कितनी मिकदार में ये आइसोटोप्स इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, ये हमारे पास क्या है, आइसोटोपिक अबंडेंस। डेफिनेशन देख लेते हैं। द नेचुरली अकरिंग परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप फाउंड इन द सैंपल ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड आइसोटोपिक अबंडेंस। किसी भी एलिमेंट के सैंपल में हमारे पास क्या अबंडेंस होगी एक आइसोटोप की, ये क्या है हमारे पास, आइसोटोपिक अबंडेंस। एवरेज एटॉमिक मास की डेफिनेशन देखें। द एवरेज एटॉमिक मास इज कैलकुलेटेड फ्रॉम रिलेटिव आइसोटोपिक मास एंड आइसोटोपिक अबंडेंस। एवरेज एटॉमिक मास को हम कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव आइसोटोपिक मास, यानी कि हर आइसोटोप का मास कितना है और उनकी अबंडेंस कितनी है, यानी कि वो इन्वायरमेंट में किस अमाउंट में प्रेजेंट है, ये उसकी क्या है, अबंडेंस। ये फॉर्मूला दोबारा से हमारे पास M1 क्या है, पहले आइसोटोप का मास, P1 पहले आइसोटोप की अबंडेंस, प्लस डाल दिया हमने। उसके बाद फिर दोबारा से M2 P2 और सो ऑन, जितने भी हमारे पास आइसोटोप्स होंगे उन्हें ऐड कर लेंगे, डिवाइड करेंगे 100 के साथ। M हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, रिलेटिव आइसोटोपिक मास है हर आइसोटोप का। P क्या है हमारे पास, नेचुरल परसेंटेज है आइसोटोप की नेचर के अंदर। अब हम ऑलरेडी एवरेज एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, अब हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्रिप्टॉन जो है हमारे पास ऐसा एलिमेंट है कि जिसके आइसोटोप्स प्रेजेंट है, ठीक है। उसकी हमारे पास बेसिकली 5 आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं। उनकी आइसोटोपिक मासेस और आइसोटोपिक अबंडेंस हमें दे दिए गए हैं, यानी कि स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, पहले आइसोटोप का मास है, यानी ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, M1, ठीक है। ये दूसरे आइसोटोप का मास है, ये क्या हो गया, M2। ये तीसरे आइसोटोप का मास है, ये क्या हो गया, M3। ये चौथे आइसोटोप का मास है, ये क्या हो गया, M4। और ये पांचवें आइसोटोप का मास है, ये क्या हुआ हमारे पास, M5, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स ये पहले आइसोटोप की अबंडेंस है, तो ये क्या हुआ, P1। ये दूसरे आइसोटोप की अबंडेंस है, ये P2, ठीक है। तीसरे आइसोटोप की अबंडेंस P3, चौथे आइसोटोप की अबंडेंस P4 और पांचवें आइसोटोप की अबंडेंस को हम किससे शो करेंगे, P5 से,
ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम अब आप लोगों ने देख लिया कि रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस और अगर हमें आइसोटोपिक अबंडेंस दे दी गए हैं तो बहुत इजीली हम एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, जो ऑलरेडी पीछे भी आप देख सकते हैं और उससे पहले भी एक स्लाइड में जो है फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहले आइसोटोप का जो है मास को लिखेंगे 80 डिवाइडेड बाय उसकी अबंडेंस 2, ठीक है। उसके बाद हमने 82 डिवाइडेड बाय 12, 83 डिवाइडेड बाय 12, 84 डिवाइडेड बाय 57, 86 डिवाइडेड बाय 17, ठीक है। उसे हमने डिवाइड कर देना स्टूडेंट 100 के साथ और बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक हो गया, बीच में प्लस और डिवाइड कर देना 100 के साथ। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो आंसर आएगा वो है 83.7 एटॉमिक मास यूनिट। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली लेड का हमने एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। ऑलरेडी हमें रिलेटिव आइसोटोपिक मास और आइसोटोपिक अबंडेंस दे दी गई है। सिंपली स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला लगाना है। रिलेटिव आइसोटोपिक मास को हमने जो है मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स आइसोटोपिक अबंडेंस के साथ और उसे डिवाइड कर देना 100 के साथ और हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास जो है वो आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने क्या किया, पहले आइसोटोप की मास को मल्टीप्लाई किया आइसोटोपिक अबंडेंस के साथ और इसी तरह से आपने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, डिवाइड किया उसे 100 के साथ। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका आंसर आ जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में देना है। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक के एंड पे हमारे पास एक एग्जांपल है, उसे देखते हैं। बेसिकली हमें यहाँ रिलेटिव आइसोटोपिक मास बताना है। अब हम समझते हैं कि बेसिकली ऑलरेडी कौन सा डाटा गिवन है और क्या चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास बताया जा रहा है जो कि क्या है 35.45। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.45। हमें बताया जा रहा है कि क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, एक लाइटर और एक हैवियर। लाइटर का रिलेटिव आइसोटोपिक मास हमने बताना है और हैवियर आइसोटोप का रिलेटिव आइसोटोपिक मास स्टूडेंट्स हमें पता है जो कि क्या है 37 और दोनों के अबंडेंसेस हमें ऑलरेडी गिवन है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास जो कि है 35.45। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास क्या आएगा, पहले आइसोटोप का रिलेटिव आइसोटोपिक मास जो कि हमें नहीं गिवन, यहाँ क्लोरीन ऐसे ही आ गया। उसकी अबंडेंस क्या है 75.77, वो एज इट इज आ गई, प्लस का साइन डाला हमने। दूसरे आइसोटोप का मास क्या है 37, उसकी अबंडेंस क्या है 24.23। स्टूडेंट्स डिवाइड कर दिया इसे हमने 100 के साथ। स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड पे 100 डिवाइड हो रहा था, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3545। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा और 37 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 24.23 के साथ, तो हमारे पास 896.51 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, 896.51 यहाँ प्लस हो रहा था, जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2648.49। बेसिकली क्या होगा कि यहाँ हमारे पास 75.77 मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और टोटल हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 34.95 जो कि अप्रोक्सीमेटली 35 बनता है। तो हमारे पास रिलेटिव आइसोटोपिक मास लाइटर क्लोरीन आइसोटोप कितना आया 34.95। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ये एग्जांपल भी सॉल्व कर ली। स्टूडेंट्स अगर आपके लिए आज का लेक्चर हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 2 के MCQs, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन पे आपको मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज।